अपने पास में हाओकैंग को देखते हैं, जिसके बाद वो हाओकैंग से कहते हैं कि वो हेड सर्जरी डिपार्टमेंट में है ना, तो वो चाहता है कि वो डायरेक्टर जिंगसे को जल्दी से यहाँ पर बुलाए। एज अब इस चीज के बाद डॉक्टर जाओ रैन को नहीं छोड़ने वाला था। डॉक्टर जाओ की इस बात को अब डायरेक्टर हुआ भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के हुओ कैंग से कहते हैं क्या डायरेक्टर जिंगशी यूजुअली एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करता। इस पर हुओ कैंग बताता है कि एमटेंग टेक्निक जो है वो डायरेक्टर पैन की स्पेशलिटी है एंड डायरेक्टर जिन जो है वो उसे नॉर्मली परफॉर्म नहीं करता। हुओ कैंग की बात सुनकर डायरेक्टर अब नर्स से लोप्स मांगता है, जो कि एक मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है। डायरेक्टर हुओ अब खुद रैन की सर्जरी को ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि खुद डायरेक्टर हुओ ने कभी हैंड सर्जरी नहीं की होती, लेकिन टेंडन सूचर उनके लिए अनफेमिलियर नहीं होता, यानी कि वो टेंडन सूचर के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि ये सही तरीके से कैसे होती है एंड इसी चीज के जजमेंट पे उन्हें पता चलता है कि रैन ने टेंडन को बहुत अच्छे से सूचर किया है। एंड जब तक डायरेक्टर हुओ खुद यहाँ पर है तब तक कोई रैन के सूचर में कोई भी फॉल्ट को नहीं ढूंढ सकता है। एंड इसीलिए डायरेक्टर हुआ अब रैन को सर्जरी कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर पीछे से डॉक्टर जाओ डायरेक्टर से कहता है कि क्या वो सच में ऐसा चाहते हैं। इस पर डायरेक्टर बताते हैं कि उसका और क्या मतलब हो सकता है। डायरेक्टर हुओ की बात सुनने के बाद डॉक्टर जाओ को समझ में आता है कि जब तक डायरेक्टर हुओ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तब तक पेशेंट को कुछ भी हो जाए इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। रैन अब अपने टूल्स को दोबारा से उठा लेता है एंड वो सर्जरी को दोबारा स्टार्ट करता है। एज जब डायरेक्टर ऑपरेटिंग थिएटर में आए थे तो रैन ने सर्जरी को रोक दिया था। खैर जब रैन अपनी सर्जरी कर रहा होता है तब पीछे से डॉक्टर जाओ डायरेक्टर हुओ से कहता है कि क्या जब रैन का काम खत्म हो जाएगा तो बाकी की चीजें हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट पे छोड़ सकते हैं। एंड ये बात सुनकर अब डायरेक्टर को गुस्सा आता है एंड वो डॉक्टर जाओ को चिड़चिड़े मिजाज से कहते हैं अगर मेरे आदमी इस चीज को संभाल सकते हैं तब तक उन्हें दूसरों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर की बात से तुरंत डॉक्टर जाओ को याद आता है कि डायरेक्टर हुओ चाइना के पहले डॉक्टर हैं जो ग्रैंड इमरजेंसी को एडवोकेट करते हैं। उनके कोर वैल्यूज सब अपस्केलिंग और प्रोफेशनलाइजेशन के आइडिया पर बेस्ड हैं। जब डॉक्टर्स की कमाई एक्सपेंसिव मेडिसिन से आती थी तब सर्जरी डिपार्टमेंट को फंडिंग में हमेशा कमी रहती थी। सर्जन्स ज्यादा अर्न नहीं कर पाते थे एंड इसीलिए उस दौरान डायरेक्टर हुओ ने पेशेंट्स पर सर्जरी करने का अधिकार मांगा एंड इसके लिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। चैंगशी प्रोविंस मेडिकल केयर रिफॉर्म का एम ये था कि मेडिकल सर्विस चार्जेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहिए और मेडिसिन के प्राइस को कम करना चाहिए। एंड इस वजह से प्रोविंस में मेडिसिन के प्राइस मार्केट प्राइस के करीब हो गए और सर्जरी चार्जेस करीब 10 गुना बढ़ गई। डॉक्टर जाओ बात करता है कि कैसे रैन ने इस मामले में लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाया है, लेकिन रैन आराम से 2 ब्लड वेसल्स को जोड़ सकता है। डॉक्टर जाओ को समझ में आता है कि रैन की सूचर की पोजीशन चॉइस काफी ज्यादा ध्यान से सोचने के बाद डिसाइड की गई है। डॉक्टर जाओ और ज्यादा नोटिस करता है एंड उसे पता चलता है कि रैन की टेक्निक सच में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इसीलिए डॉक्टर जाओ को समझ में आता है कि डायरेक्टर हुओ एक ऐसे आदमी को कभी भी नहीं गवाएंगे जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एमटेंग टेक्निक में माहिर हैं। इस दौरान डायरेक्टर हुओ भी काफी ज्यादा ध्यान के साथ रैन को काम करता हुआ देख रहे होते हैं, जिसके बाद सर्जरी के दौरान इतने सारे लोगों को वहां पर देखकर डायरेक्टर हुओ अब काफी ज्यादा लोगों को बाहर भेज देते हैं जो कि उनके डिपार्टमेंट के नहीं होते। दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के बाहर जाने के बाद डायरेक्टर वो सभी को कहते हैं अब क्योंकि सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के मेंबर्स ही यहाँ पर बचे हैं तो चलो एक छोटी सी टेम्पररी मीटिंग को करते हैं। डायरेक्टर हुओ अब रैन से कहते हैं इस बार मैं तुम्हारी इस गलती को नहीं भूल सकता हूँ। डायरेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब डायरेक्टर हुओ रैन को लेक्चर देने वाले हैं। डायरेक्टर हुओ अब गुस्से के साथ रैन को कहते हैं कि उसे इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कैसे वो अपने मुताबिक ही चीजों को कर रहा है, उसे डिसिप्लिन की कोई फर्क नहीं है। और तो और ये दूसरी बार है जब उसने खुद से कोई चीज की हो। क्या उसे इस चीज के बारे में नहीं पता है कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब हो सकते हैं। रैन इस बात को सुनकर कुछ नहीं कहता एंड वो सर्जरी पर ध्यान देता है। पीछे से डायरेक्टर हुओ अब उसे दोबारा कहते हैं कि अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में होता एंड दूसरे डॉक्टर्स के सामने वो ऐसा कुछ करता तो उसे कभी भी अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये बात सुनकर डॉक्टर जाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कब से इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब डायरेक्टर हुओ रैन को डांटेंगे। डायरेक्टर हुओ रैन को कहते हैं कि उसे इसे वार्निंग की तरह लेना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि अभी भी रैन अपने इंटर्नशिप पीरियड में है तो उसे इस चीज की सजा भी मिलनी चाहिए। डायरेक्टर हुओ रैन से पूछते हैं कि क्या वो अपनी सजा को मंजूर करता है। इस पर रैन हाँ कहता है। डॉक्टर जाओ ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाता है। तभी डायरेक्टर हुओ रैन को कहते हैं मैं तुम्हारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि वो तुम्हारे इंटर्नशिप पीरियड को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और ज्यादा बढ़ा दें और इसीलिए तुम्हारा टोटल इंटर्नशिप टाइम दुगना हो जाएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है।
रैन कहता है कि उसे ये मंजूर है। वेल, और मंजूर हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे तो ये पनिशमेंट की तरह नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए तो ये मजे की बात है कि वो और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएगा। डायरेक्टर हुओ की बात सुनकर डॉक्टर साहू को एक जोकर की तरह फील होता है, एज डायरेक्टर ने इतने सीरियस मिस्टेक की पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ रैन के इंटर्नशिप पीरियड को ही तो बढ़ाया है। खैर, क्या कर सकते हैं। खैर, डायरेक्टर वो अब कहते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं। डायरेक्टर वो सभी को बताते हैं कि उन्होंने नर्स से पूछा था कि वो रिकॉर्ड्स में देखे कि पिछले 3 महीनों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितने ऐसे लोग आए हैं जिन्हें की फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज के लिए हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा गया हो। एंड नर्स ने डायरेक्टर हुओ को ऐसे 30 पेशेंट्स के बारे में बताया है जिन्हें की फ्लेक्सर टेंडन इंजरी हुई थी एंड उन्हें हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा था। डायरेक्टर हुआ बात करते हैं कि कैसे ये चीज हर 3 दिन में एक केस को दर्शाती है, यानी कि हर 3 दिन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक ऐसा केस आ रहा था जो कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरी से रिलेटेड था। एंड ये कोई छोटा नंबर नहीं था। डायरेक्टर हुआ अब रैन से पूछते हैं कि क्या वो एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सर्जरीज को परफॉर्म करना चाहता है। इस पर रैन कहता है कि वो ये चीज ट्राई तो करना चाहता है, लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि अगर ये सर्जरी अच्छी तरह से हो जाती है तो अगली बार रैन एक अटेंडिंग फिजिशियन के ऑथराइजेशन के साथ ऐसे कर सकता है। फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज की सर्जरीज छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, लेकिन अगर कुछ समय तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग इस चीज को कर पाए तो वो काफी केसेस को हैंडल कर लेंगे एंड उन्हें वो अपने रिकॉर्ड में डाल देंगे। एंड ये रिकॉर्ड्स ये प्रूव कर देंगे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज की सर्जरीज को कर सकता है। डायरेक्टर हुओ के इस विजन को डॉक्टर जाओ समझ जाता है। डॉक्टर जाओ बात करता है कि कैसे वो हमेशा चीफ सर्जन के बारे में ही सोचता है, लेकिन वो इस चीज को भूल गया था कि ये पेशेंट जो कि एमटेंग टेक्निक को रिसीव कर रहा है वो भी नो मैंस लैंड में वो उसके अंडर है। और तो और एमटेंग टेक्निक की ये सर्जरी पूरे यूनुआ हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा एडवांस सर्जरी है। एंड इसीलिए अगर डायरेक्टर की बात सच होती है तो ये चीज पूरे कंट्री के इमरजेंसी मेडिसिन सीन में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। और अगर ये बहुत अच्छे से चला तो डॉक्टर जाओ को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर जाओ मनी मन सपने देख रहा होता है एंड अब वो अचानक से पलट जाता है एंड इस चीज की उम्मीद करता है कि रैन इस सर्जरी को अच्छे से कंप्लीट कर दे। खैर, रैन अभी भी नर्स से टूल मांग रहा होता है एंड कुछ ही टाइम में रैन बताता है कि उसकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है एंड इस चीज पर डॉक्टर जाओ को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो खुद इस चीज को देखने के लिए आता है। रैन को लगता है कि डॉक्टर जाओ सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ के सारे सपने इस सर्जरी पर ही डिपेंड करते हैं। रैन को लगता है कि डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए वो अब ध्यान से सूचरिंग को चेक करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि सर्जरी अच्छी हुई है। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद नर्स रैन से कहती है कि अब वो रेस्ट कर सकता है। सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद अब डायरेक्टर जाओ ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने लगते हैं एंड अब वो सोचते हैं कि उन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर को यहाँ पर लेकर आना चाहिए ताकि वो उनसे कंसल्टेशन ले सकें। एंड अगर डेप्यूटी डायरेक्टर भी इस सर्जरी को अप्रूव कर देते हैं तो सारी चीजें जैसे डायरेक्टर हुओ ने इमेजिन की थी वैसे ही जाएंगी। डायरेक्टर हुओ अब 9th फ्लोर पे जाते हैं एज उन्होंने एक और डायरेक्टर को बुलाया होता है कंसल्टेशन के लिए। अब क्योंकि डायरेक्टर को खुद एमटेंग टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता तो इसीलिए वो हैंड सर्जरी के डेप्यूटी डायरेक्टर वैंग हाइयांग की मदद लेने के बारे में सोचता है, जिसके लिए डायरेक्टर वैंग मान भी जाता है। अब वो दोनों लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं। अब क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है तो इसीलिए ऑब्वियसली ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट की थोड़ी तो बुराई करेगा। इसलिए जब ये लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंचते हैं तो डायरेक्टर वैंग बात करता है कि कैसे ये ऑब्जर्वेशन रूम एक्चुअली में एक वार्ड है ताकि बाहर कोई लीक्स ना पहुंचे। एंड ये चीज डायरेक्टर हुओ को पसंद नहीं आती, लेकिन काम निकलवाने के लिए सब करना पड़ता है। डायरेक्टर वैंग डायरेक्टर हुओ से कहता है कि अच्छी बात है कि वो यहाँ पर आया, क्योंकि अगर डायरेक्टर जिन या फिर डायरेक्टर पेन यहाँ पर आते तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते किसी इंटर्न के एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करने से। खैर, डायरेक्टर हुओ इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता, जिसके बाद डायरेक्टर हुओ बात करता है कि कैसे हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के काफी ज्यादा पेशेंट्स अभी रेस्क्यूएशन रूम में लेटे हुए हैं। और तो और जो हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को हैंड पिक करना चाहते हैं, यानी कि खुद चुनना चाहते हैं कि किसको वो ठीक करेंगे एंड किसको नहीं। और ये काफी ज्यादा अनरीजनेबल है और इसीलिए डायरेक्टर हुओ उन पेशेंट की मदद कर रहा है जिन्हें की जिनशी ट्रीट नहीं करना चाहता। इस पलटवार को सुनते हुए डायरेक्टर वैंग हंसता है। अब क्योंकि रेगुलेशन और रेगुलर हॉस्पिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से इमरजेंसी ट्रीटमेंट या बेसिक ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो हार्ड टू क्योर और डाइंग होते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट उन पेशेंट्स को नहीं लेते हैं जिन्हें ठीक करना उनके लिए भी मुश्किल होता है या फिर जो मरने वाले होते हैं।
इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही स्टैंडर्ड रह जाते हैं, यानी कि वहीं पर रह जाते हैं। एंड ऐसे सिचुएशन को ब्लॉकिंग द डिजास्टर फॉर अदर डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए दुर्घटना को रोकना, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि अगर जिन पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट ठीक ही ना कर पाए, उनको अगर उनके पास भेज दिया जाए तो इस चीज से सिर्फ समय ही जाया होगा, एंड जिन पेशेंट को वो स्पेशलिस्ट ठीक कर सकते हैं वो भी मारे जाएंगे। एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई इस सिचुएशन को ब्लॉकिंग द डिजास्टर फॉर अदर डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। लेकिन जो ये पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था, ये अब एक लाइट की तरह उभर के आया है, क्योंकि अब ये चीज ये दिखाने के काबिल है कि इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी स्पेशलिस्ट भरे हैं। एंड इसीलिए इस पैनल में ये कहा गया है कि ये पेशेंट अब आशा की किरण बन चुकी है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत घटिया है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट। खैर, डायरेक्टर वैंग अब उस पेशेंट की तरफ देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जाओ पेशेंट की डिटेल्स के बारे में डायरेक्टर वैंग को बताता है। खैर, डायरेक्टर वैंग को इस बैकग्राउंड से कोई भी मतलब नहीं होता, एज उसे पता होता है कि डायरेक्टर हुओ ने उसे यहाँ पर रैन के सूचर को वैलिडेशन देने के लिए बुलाया है। खैर, इसी दौरान डायरेक्टर हुओ रैन से उसकी की गई सूचरिंग के बारे में पूछते हैं एंड स्टेप्स बताने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एक एक करके रैन स्टेप्स को बताने लगता है, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में, एकदम प्रोफेशनल की तरह। रैन की बातें सुनकर डायरेक्टर वैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद टेंडेंस फ्यूचर्स को देखते हैं। डायरेक्टर वैन मनी मन कहता है कि म्यूटैंग मेथड जो है, अगर उसे किसी ऑपरेशन में किया जाता है तो उस ऑपरेशन के सक्सेस रेट 10 से 20% बढ़ जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में डॉक्टर की हवा निकल जाती है। लेकिन डायरेक्टर वैंग को समझ में आता है कि रैन को सुनने के बाद उसे खुद एमटिंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिली है, एंड रैन की एक्सप्लेनेशन को समझना भी काफी ज्यादा आसान है। एंड अब क्योंकि ये सब एक इंटर्न समझा रहा होता है एंड डायरेक्टर को खुद इस चीज के बारे में इतनी नॉलेज मिलती है, तो उसे लगता है कि वो लेक्चर सुन रहा है एंड उसका सर दर्द होने लगता है। डायरेक्टर वैंग को ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर डायरेक्टर वो सोचता है कि आखिर इसको क्या हो गया। जिसके बाद डायरेक्टर वैंग से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। इस पर डायरेक्टर वैंग सोचता है कि वो लिटरली एक लेक्चर को सुन रहा है, वो भी एक इंटर्न से, एंड डायरेक्टर वो ये पूछ रहा है उससे कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली उसे इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो एक लेक्चर को सुन रहा है। डायरेक्टर वैंग को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर डायरेक्टर वैंग से कहता है कि उसे सीधे सीधे बता देना चाहिए कि उसे सर्जरी के बारे में क्या लगता है। उसे इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक डेलिकेट सर्जरी थी जो रेस्क्यू प्रोसेस के दौरान की गई थी, एंड अब वो हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ये चीज पता लग सके कि कहीं उनसे कोई चीज इस सर्जरी में छूट तो नहीं गई। डॉक्टर्स को इतना कंसर्न देखकर पेशेंट की फैमिली को अच्छा फील होता है, एज पेशेंट की जान तो बच चुकी है, लेकिन वो इस चीज की भी चिंता कर रहे हैं कि कहीं पेशेंट के कोई भी चीज फंक्शन करना बंद तो नहीं कर गई। डायरेक्टर वो की बात सुनने के बाद डायरेक्टर वैंग कहते हैं कि ऐसी बात है तो उन्हें एक हैंड फंक्शन इवैल्यूएशन करना चाहिए, जिसमें कि उन्हें पता लग पाएगा कि पेशेंट का हाथ कितना ठीक हो चुका है। डायरेक्टर वैंग पेशेंट के हाथ को ऊपर उठाते हैं एंड पूछते हैं कि क्या पेशेंट अपने हाथ को भी ऊपर उठा सकता है। इस पर पेशेंट की फैमिली बताती है कि डॉक्टर लिंग रैन ने जैसे ही पेशेंट को होश आया था तभी अपने हाथ को मूव करने के लिए कहा था, तो कहीं उस चीज की वजह से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इस पर डायरेक्टर वो बताते हैं कि ये अच्छी चीज होगी अगर पेशेंट उस समय अपने हाथ को मूव कर पाएगा, लेकिन अगर पेशेंट अभी अपने हाथ को मूव नहीं कर पाया तो ये ऑब्वियसली बुरी चीज होगी। इससे पेशेंट के फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि वो अपनी सारी उंगलियों को मूव कर सकता है। अब पेशेंट की एक फैमिली मेंबर, प्रोबेबली हिज वाइफ, डायरेक्टर वैंग से पूछती है कि क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा अगर पेशेंट अभी अपने हाथ को टाइटली स्क्वीज कर पाए तो। डायरेक्टर वैंग कहता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर वैंग अब रैन से कहता है कि एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करने के कुछ फायदे तो जरूर हैं। अब इतना कहकर डायरेक्टर वैंग रैन की तारीफ करते हैं। डायरेक्टर वैंग को ऐसा करता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, एज डायरेक्टर वैंग ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते एंड उनका मुंह काफी ज्यादा खराब है, एंड इसीलिए उन्हें रैन की तारीफ करता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एंड डिसप्लीज भी होता है, एज ब्रो वाज एक्सपेक्टिंग कि रैन की यहाँ पर टांग खिंचाई तो होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, डायरेक्टर वैंग अब पेशेंट को अपनी उंगलियों को मूव करने के लिए कहता है, जिसके बाद पेशेंट अपनी उंगलियों को मूव करने लगता है। इस पर पेशेंट की वाइफ डायरेक्टर से पूछती है कि पेशेंट की उंगलियां कैसी हैं, जिस पर डायरेक्टर बताता है कि ये काफी अच्छी बात है कि वो अभी अपनी उंगलियों को मूव कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि टेंडन जो है वो सर्जरी के दौरान नहीं फटा। अब डायरेक्टर वैंग पेशेंट को अपनी उंगलियों को अलग अलग तरीके से मूव करने के लिए कहता है ताकि वो इस चीज को इवेल्युएट कर पाए कि पेशेंट की उंगलियां सच में ठीक हैं कि नहीं।
पेशेंट जैसा जैसा डायरेक्टर बोलता है वैसे वैसे करता है एंड पेशेंट को सारे टेस्ट करता हुआ देखकर डायरेक्टर वैंग का बहुत ज्यादा सीरियस चेहरा बन जाता है। एज ये बता पाना कि हैंड टेंडन फ्यूचर भविष्य में ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। एज सर्जरी के दौरान सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जब टेंडन दूसरी सराउंडिंग टिश्यू के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट लिमिट हो जाती है एंड टेंडन रप्चर हो जाती है, यानी कि टेंडन अंदर से फट जाती है। लेकिन जो सर्जरी रैन ने यहाँ पर की है टैंग मेथड से, उसका फ्यूचर डायरेक्टर वैंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। डायरेक्टर के एक्सप्रेशन को ऐसा बदलता हुआ देखकर पेशेंट की वाइफ घबरा जाती है, जिसके बाद वो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या टेंडन अच्छी तरीके से फ्यूचर नहीं हुआ है। इस पर डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि उन्हें इस चीज के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एज पेशेंट जो है वो काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है। डायरेक्टर वैंग पेशेंट के फैमिली से पूछते हैं कि आखिर वो किस हद तक पेशेंट को रिकवर होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर पेशेंट की वाइफ बताती है कि उन्हें उम्मीद है कि पेशेंट अपना ख्याल खुद रख सके इस सर्जरी के बाद। इस चीज पर डायरेक्टर वैंग कॉन्फिडेंटली बताता है कि पेशेंट की फैमिली की रिक्वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा अचीवेबल है एंड ये सुनकर पेशेंट की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड इस चीज से डायरेक्टर वैंग को भी खुशी होने लगती है। ऑल्दो ब्रो सून रियलाइजेस कि ये उसकी सर्जरी नहीं थी एंड इसलिए उसे खुश नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई बट इस मानवा में डॉक्टर्स जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। सो अगर तुम में से कोई लिटरली डॉक्टर का काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या सच में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। खैर अब डायरेक्टर वैंग सोचता है कि कैसे एक इंटर्न ने इस तरह की सर्जरी को परफॉर्म किया है। डायरेक्टर वैंग को रैन की तरफ देखता हुआ देख डायरेक्टर हो को समझ में आता है कि उन्हें जो वैलिडेशन की जरूरत थी वो अब मिल चुकी है। ऑल्दो डायरेक्टर वैंग को पता था कि इस चीज़ के लिए ही डायरेक्टर हुओ ने वैंग को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर वैंग बात करता है कि कैसे रूल्स होते हैं एंड उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो पेशेंट को लिटरली एक टेंडन फ्यूचर दें, वो भी बिना किसी एक्सपर्ट के। खैर अब रैन की सर्जरी की न्यूज़ पूरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स अब उस वार्ड के अंदर आते हैं। मीनवाइल डायरेक्टर वैंग सोचता है कि कैसे वो इस सर्जरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। खैर अब डायरेक्टर वैंग वहां पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं एंड डायरेक्टर को हैंड फंक्शन असेसमेंट फॉर्म देते हैं, जिसे कि आई बिलीव उन्हें पेशेंट की कंडीशन को देखकर फिल करना होता है। ये बिल्कुल एक क्वेश्चनेयर की तरह होता है। इस फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो कि पेशेंट के कंडीशन से रिलेटेड ही होते हैं एंड सभी लोगों को ये असेसमेंट फॉर्म भरना होता है ताकि वो जज कर पाएं कि पेशेंट कैसी कंडीशन में है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को रियलाइज होता है कि कैसे रैन ने इस सर्जरी को इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि अगर किसी और पेशेंट को ऐसी सेम कंडीशन से गुजरना पड़ता तो उसे इस रिजल्ट को पाने के लिए 3 हफ्ते लग जाते, लेकिन इस पेशेंट को जरा भी टाइम नहीं लगा। एंड माइंड यू ये सारे डॉक्टर्स होते हैं, इंटर्न्स भी नहीं होते एंड इसीलिए ये काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं एक इंटर्न की ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर। खैर सरप्राइजिंगली डायरेक्टर वैंग को भी एमटेंग टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद वो रैन से पूछते हैं कि जहां तक उन्हें पता है कि एमटेंग टेक्निक में सर्जन को टेंडन रिपेयर्स भी करने पड़ते हैं, तो क्या ये सच है? इस पर रैन बताता है कि हाँ, सर्जरी के दौरान टेंडन्स को फाड़ना पड़ता है ताकि टेंडन की ग्रोथ बढ़ सके एंड टेंडन को स्लाइस करने से टेंडन रिकवर की एबिलिटी और ज्यादा एनहांस हो जाती है। डायरेक्टर वैंग अब रैन की तारीफ करते हैं, जिसके बाद रैन बताता है कि पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा यंग है, इसीलिए ये रिकवरी अच्छी तरीके से हो रही है। अब वो ये लोग थोड़ी फालतू की बातें करते हैं विच डजंट इम्पैक्ट द स्टोरी, सो आई विल स्किप इट। बस आखिर में यही होता है कि डायरेक्टर वैंग एंड ऑफ द कन्वर्सेशन में रैन को डॉक्टर रैन कहते हैं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर ऑल द डॉक्टर्स बिकॉज रैन सिर्फ एक इंटर्न होता है एंड उसके लेवल पर कोई डायरेक्टर उस इंटर्न को डॉक्टर कह देता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी इंटर्न के लिए। एंड इन सभी डॉक्टर्स के रैन को प्रेज करते हुए रैन की एक और अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है, जो कि होती है कलीग प्रेज इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर अ डॉक्टर। खैर रैन अब सिस्टम से पूछता है कि जब उसे पेशेंट की सिंसियर ग्रेटिट्यूड मिली थी तब भी ये डॉक्टर के लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड था, लेकिन अब जब उसे कलीग की प्रेज मिली है तो ये भी डॉक्टर के लिए ग्रेटेस्ट ही रिवॉर्ड है। इस पर सिस्टम उसे हाँ कहता है, जिसके बाद रैन उससे पूछता है कि एक समय पर 2 ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड कैसे हो सकते हैं। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा होना अलाउड है, एज ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट होता है, यानी कि एक टाइम पर एक ही ग्रेटेस्ट हो सकता है। ग्रेट हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, फिर ग्रेटेस्ट होता है, तो ग्रेटर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता है। ब्ला ब्ला कर रहा हूँ मैं वैसे तो इसीलिए रैन थोड़ा कंफ्यूज होता है। खैर रैन को अब अचीवमेंट के बदौलत जो रिवॉर्ड मिला होता है वो उसे ओपन कर लेता है एंड इस बार उसे मिला होता है एनर्जी सीरम। हाँ, उसे दोबारा से एनर्जी सीरम मिल जाता है एंड अब रैन के पास 8 एनर्जी सीरम हो जाते हैं, जिसमें कि उसने एक ही बॉटल को यूज़ किया होता है एंड अभी भी 7 उसके पास बची होती हैं। खैर आखिर में अब रैन सिस्टम से पूछता है कि यूनवा हॉस्पिटल में एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करने में सबसे बेस्ट कौन है। इस पर सिस्टम उसका नाम लेता है एंड अब से रैन को कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला था। अब द सेम इवनिंग रैन अपने घर पहुंचता है
रैन को घर पर देखकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर वो आज वापस क्यों आ गया। एज उसने बताया था कि वो इमरजेंसी ड्यूटी पर होगा रात भी, लेकिन अब क्योंकि वो रात होने से पहले ही घर लौट गया, इसीलिए उसकी मॉम उससे ये पूछती है। रैन बताता है कि आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, विच इज अ कंप्लीट लाई। रैन अपनी मॉम की डायरेक्शन की तरफ देखता है एंड उसे वहां पर डोंगशेंग दिखता है। डोंगशेंग यूनिवर्सिटी के आउटस्कर्ट्स में स्प्रिंग टेम्पल का एक मॉन्क होता है। डोंगशेंग रैन को देखकर उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद रैन भी उसे ग्रीट करता है एंड उसे कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी दौरान रैन की मॉम डोंगशेंग के पास जाती हैं एंड उसके टकले को थपथपाती हैं एंड उसे कहती हैं कि ये पहली बार नहीं है जब वो लोग मिल रहे हों, इसीलिए डोंगशेंग को आज उनके साथ डिनर कर लेना चाहिए। एंड डोंगशेंग इस चीज के लिए मान जाता है, एज वो बेचारा एक बच्चा ही होता है। रैन की मॉम अब डोंगशेंग को वेजिटेरियन फूड सर्व करती हैं एंड अब वो डोंगशेंग से पूछती हैं कि आखिर उसके यहाँ पर आने का क्या कारण है। इस पर डोंगशेंग को याद आता है एंड वो अगरबत्ती को बाहर निकालता है एंड बताता है कि उसके मास्टर ने उसे ये अगरबत्ती एज अ गिफ्ट रैन की फैमिली को देने के लिए कहा था। इस पर रैन की मॉम दोबारा से उसके गोल मटोल टकले को थपथपाते हैं एंड कहते हैं कि उसे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके बाद डोंगशेंग रैन की मॉम को मना करता है, एज उसने अपने टकले पर मॉइस्चराइजर लगाया होता है एंड वो नहीं चाहता था कि कोई उसके टकले को दोबारा से छेड़े। डोंगशेंग अब बताता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि रैन जो है वो चीफ सर्जन बन चुका है और इसीलिए वो यहाँ पर रैन को कांग्रेचुलेट करने के लिए आया है। इस पर रैन डोंगशेंग के टकले को दोबारा से रब करता है एंड कहता है कि वो अभी भी एक इंटर्न है। मीनवाइल डोंगशेंग अब अनॉयड हो जाता है कि ये पूरी फैमिली ही उसके टकले को थपथपा रही है, इसलिए वो इसे भी मना कर देता है। एंड अब डोंगशेंग बताता है कि उसके मास्टर ने इंटरनेट पर वो वीडियो देखी थी जिसपे रैन अपने बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल कर रहा था एंड उन्हें पहले से ही पता था कि जब रैन बड़ा होगा तब वो एक चीफ सर्जन बनेगा या फिर एक अटेंडिंग फिजिशियन बनेगा या फिर डायरेक्टर। वेल डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये मेरे वर्ड्स नहीं डोंगशेंग के वर्ड्स हैं। डोंगशेंग को याद नहीं होता कि उसके मास्टर ने क्या ठीक से कहा है, एज स्टिल वो एक बच्चा ही होता है। खैर अब रैन के फादर भी वहां पर आ जाते हैं एंड वो बताते हैं कि कैसे डोंगशेंग का मास्टर जो है वो काफी ज्यादा काबिल इंसान है, इसीलिए उसे अपने मास्टर की बातों को फॉलो करना चाहिए। एंड ये चीज वो डोंगशेंग के टकले को थपथपाते हुए बोल रहे होते हैं, इसलिए डोंगशेंग अब सोचने लगता है क्या अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। खैर अब रैन के दोनों पेरेंट्स उसके पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो चीफ सर्जन कब बनेगा। इस पर रैन बताता है कि जैसे कि उसने कहा वो अभी भी एक इंटर्न है, ना कि एक चीफ सर्जन। रैन सून रियलाइजेस कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आशा रखे हुए हैं। खैर अब एक टाइम स्किप के बाद हमें 2 महीने के बाद की बात बताई जाती है। सीजन अब चेंज हो चुका था, अब ऑटम का सीजन था एंड पिछले 2 महीनों से रैन ने अपने बाल नहीं कटवाए थे, इसीलिए उसके बाल बड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूँ इस चमड़ी ने ऐसा क्यों किया, तुझे गर्ल्स चाहिए ना, चमड़ी गर्ल्स। एंड अब वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। खैर रैन यूनवा हॉस्पिटल में होता है, एज अब वो रेगुलरली सर्जरीज में पार्टिसिपेट करता है। रैन इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसे वैंगजिया मिलती है। वैंगजिया रैन को बताती है कि आज से हेड नर्स ने वैंगजिया को रैन के साथ काम करने के लिए कहा है एंड इसीलिए अब जब भी रैन अपनी एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा वैंगजिया उसकी मदद करेगी। अब ये सुनकर रैन बताता है कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड अब वो उसे ऑपरेटिंग थिएटर में काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। खैर ये सुनने के बावजूद भी वैंगजिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है एज चमड़ी सा। वैंगजिया अब रैन से पूछती है कि आखिर उसे कौन से एग्जैक्ट इक्विपमेंट्स और लोग चाहिए सर्जरी के दौरान। अगर उसे कुछ भी स्पेसिफिक चाहिए होगा तो वो इस चीज के बारे में वैंगजिया को बता सकता है। इस पर रैन बताता है कि उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं है। वैंगजिया रैन को समझाती है कि कैसे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को अभी ही बता दे, एज अगर वो स्पेसिफिक चीजों को सर्जरी के दौरान मांगेगा तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। रैन अब वैंगजिया से पूछता है कि क्या जब पेशेंट्स होंगे तब वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट की डिमांड कर सकता है। इस पर वैंगजिया रैन को कहती है कि अगर उसे चाहिए तो पेशेंट्स एक दिन के अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन क्या सच में उसे पहले पेशेंट्स चाहिए। वैंगजिया की बात को सुनकर अब रैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो वैंगजिया से पूछता है कि क्या डायरेक्टर हुओ को पेशेंट मिल चुका है। इस पर वैंगजिया बताती है कि काफी ज्यादा पेशेंट्स हैं जिन्हें की फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हुई हैं, उनके हॉस्पिटल में कुछ ही दिन में एक नया केस आ जाएगा, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो अभी इमरजेंसी मेडिकल केयर को कॉल करके उनसे उन पेशेंट का अरेंजमेंट करवा सकते हैं जिन्हें की फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हों। और तो और वो डिपार्टमेंट डायरेक्टर हुआ से बात करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट और काउंटी हॉस्पिटल से भी ऐसे पेशेंट्स को अरेंज करवा सकते हैं। और तो और अगर वो लकी रहे तो उन्हें आज ही एक पेशेंट मिल जाएगा। वेल रैना पूछता है कि उसका असिस्टेंट कौन होगा।
इस पर वैंग जिया तुरंत जवाब देते हुए कहती है कि डायरेक्टर हुओ उसके असिस्टेंट होंगे। ये सुनकर रैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, एज एक डायरेक्टर उसका असिस्टेंट कैसे हो सकता है। वैंग जिया रैन को समझाती है कि उसके पास वैसे अभी चीफ सर्जन बनने की क्वालिफिकेशंस नहीं है और इसीलिए सर्जिकल रिकॉर्ड्स में डायरेक्टर हुओ को ही चीफ सर्जन कहा जाएगा, लेकिन एक्चुअल सर्जरीज के दौरान रैन ही चीफ सर्जन होगा। ऑल्दो वैंग जिया को ये सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन शी वॉज नॉट सपोज टू टेल दिस टू रैन, एज डायरेक्टर हुआ खुद इस चीज के बारे में रैन को बताने वाले थे, लेकिन पहले ही वैंग जिया रैन को इस चीज के बारे में बता देती है। खैर वैंग जिया अब रैन को कहते हैं कि वो इस चीज के बारे में डायरेक्टर हुआ को ना बताए, जिसके लिए रैन अब मान जाता है। अब रैन सोचता है कि वैसे तो डायरेक्टर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं एंड उनका सर्जरीज के दौरान रैन का असिस्टेंट बनना बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है एंड इसीलिए उसे एक सेकंड असिस्टेंट की जरूरत होगी। रैन ये चीज वैंग जिया को बता ही रहा होता है कि तभी ये बात पीछे से डायरेक्टर हुआ भी सुन लेते हैं एंड अब वो रैन को बताते हैं कि अगर वो इस चीज के बारे में नहीं भी कहता तब भी डायरेक्टर हुआ उसे सेकंड असिस्टेंट जरूर देते हैं। रैन डायरेक्टर हुआ को वहां पर देखकर कंफ्यूज होता है। डायरेक्टर हुआ रैन को बताते हैं कि सेकंड असिस्टेंट के तौर पे वो उसे एक नए आदमी से मिला रहे हैं। डायरेक्टर हुआ रैन को लू वैनबिन से मिलवाते हैं, जो कि उसका सेकंड असिस्टेंट होगा सर्जरीज के दौरान। माइंड यू, लू वैनबिन जो होता है वो एक डॉक्टर होता है, ना कि एक इंटर्न। लू वैनबिन रैन से मिलकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, एज एक डॉक्टर एक इंटर्न का असिस्टेंट कैसे हो सकता है। इस चीज के बारे में वो डायरेक्टर हुआ से पूछता है। इस पर डायरेक्टर हुआ बताते हैं कि वो इस चीज को ऐसे समझ सकता है कि सर्जरीज के दौरान डायरेक्टर हुआ ही चीफ सर्जन है, लिंगरैन फर्स्ट असिस्टेंट है एंड वो सेकंड असिस्टेंट है। वेल दिस गाय डजंट सीम्स लाइक ही हैव द ब्रेन टू अंडरस्टैंड दिस शिट, बट वो अपना दिमाग लगाकर इस चीज को समझ ही रहा होता है कि तभी डायरेक्टर हुआ वहां से चले जाते हैं एंड अब वो जाते हुए बताते हैं कि वो रैन के भरोसे लू वैनबिन को वहां पर छोड़कर जा रहे हैं एंड अब जब उन्हें पेशेंट मिलेगा तब वो इन दोनों को बुला लेंगे। लू वैनबिन को देखकर रैन को लगता है कि दिस गाय इज एन इडियट, एज लू वैनबिन इतना मैच्योर एक्ट नहीं कर रहा होता। रैन लू वैनबिन से पहली मुलाकात में इतना कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, जिसके आधे घंटे बाद रैन अब वहां से चला जाता है। जिसके बाद वैंग जिया एंड लू वैनबिन रैन को ढूंढते हुए प्रैक्टिस रूम में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें काफी ज्यादा पिग मीट दिखता है, स्पेसिफिकली पिग के पैर। इतने ज्यादा पिग मीट को वहां पर देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं एंड अब उन्हें वहां पर रैन दिखता है, जिसने की इस सभी पिग मीट को खरीदा होता है, एज फ्लेक्सर टेंडन सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है इस पिग मीट पर। रैन अब लू वैनबिन को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि कैसे उसे सर्जरी को परफॉर्म करना है, एज लू वैनबिन सेकंड असिस्टेंट होने वाला था उसका। तो लू वैनबिन के लिए भी ये जरूरी था कि वो ध्यान से सर्जरी के प्रोसीजर को देखे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज को सीखे। लू वैनबिन जो होता है उसे एमटेंग टेक्निक के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता, बट उसे सून रियलाइज हो जाता है कि रैन की टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। रैन बहुत ज्यादा डिटेल में लू वैनबिन को सर्जरी प्रोसीजर के बारे में सिखाता है एंड धीरे धीरे करके लू वैनबिन को भी ये सर्जरी टेक्निक समझ में आती है। ऑल्दो स्टार्टिंग में वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, ना ही उसे रैन पर ट्रस्ट होता है, लेकिन रैन की टेक्निक को देखने के बाद लू वैनबिन को विश्वास हो जाता है कि रैन सच में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है इस टेक्निक में एंड अब वो सोचता है कि अगर वो एमटेंग टेक्निक को सीख लेता है अच्छी तरीके से तो उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने करियर को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमारे 25 चैप्टर्स जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही थी, बट कुछ नहीं कर सकता मैं इस चीज़ के बारे में, बस माफ़ी मांग सकता हूँ एंड सॉरी। खैर इसी के साथ मैं इसे सीज़न 1 कंक्लूड कर दूंगा, बिकॉज अगर इसे मैं सीजन्स में रखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब मेरे लिए तो रहेगा ही, एज थोड़ी लंबी वीडियोज़ बन जाएंगी एंड आई मीन तुम समझ सकते हो थोड़ा टेक्निकल स्टफ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर लेट मी नो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर गलत नहीं हूँ, मुझे क्या सुधार लाना चाहिए अपने एक्सप्लेनेशन में। एंड हाँ, इतना ही इस वीडियो के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी। थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स, थैंक यू, आई रियली लव यू गाइस, थैंक्स। एंड अगर तुम चाहते हो कि कुछ नहीं यार छोड़ो, मैं नहीं बोल सकता, बाय। दिलों में तूने आग लगा डाला, सुंदर तेरा चेहरा, मुस्कान है प्यारी, लड़कियां कहीं प्यूती हो पर तू है चमड़ी यारी। कॉल्स पे नंबर्स बदलते, टेक्स्ट पे दिल हिलाते, दिल की हर धड़कन पे तू है अपना जमाना चलाते। चमड़ी लड़के लड़कियां खुद भी बड़े चमड़ी, एक दूसरे ते न्योछावर इनका
का मिजाज खिलड़ी चमड़ीलते साला, तेरा जलवा निराला, लड़कियों के दिलों में तूने आग लगा डाला। फेसबुक और इंस्टा पे बड़ा तेरा फैन क्लब, स्मार्टनेस की बादशाह में तू सबको करे सब्सक्राइब। पार्टी हो या डेटिंग साइट, सब जगह तू छाला, चमड़ी साला, तेरे चार्म ने सबको हिलाया। चमड़ी लड़के लड़कियां खुद भी बड़े चमड़ी, प्यार में फंसे रहते दिल की बातें गरमड़ी। चमड़ी साला, तेरा जलवा निराला, लड़कियों के दिलों में तूने आग लगा डाला। चमड़ी लड़के लड़ खुद भी बड़े चमड़ी, प्यार में फंसे रहते दिल की बातें गरमड़ी। चमड़ी साला, तेरा जलवा निराला, लड़कियों के दिलों में तूने आग लगा डाला। खैर, अब जब डॉक्टर लू वेनबिन रैन से एमटेंग स्विचिंग टेक्निक के बारे में सीख रहा होता है तो इस दौरान वैंगजिया को डायरेक्टर का कॉल आता है, जिसके बाद वैंगजिया रैन को बताती है कि डायरेक्टर हुओ 4 घंटे बाद वापस से हॉस्पिटल में आ जाएंगे। रैन कहता है कि तब तो उनके काम करने का टाइम भी हो जाएगा। रैन अब सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें अपने खाने के बारे में सोच लेना चाहिए। इस पर डॉक्टर लू सजेस्ट करता है कि उनके पास पिग का काफी ज्यादा मीट पड़ा हुआ है एंड उसे पिग का मीट बनाना आता है, इसीलिए उन्हें खाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो वैंगजिया इस प्लान से ज्यादा कन्विंस नहीं होती। वेयर एज रैन जो होता है वो डॉक्टर लू को सजेस्ट करता है कि इनको कुक करने से पहले बस वो इनके अंदर से थ्रेड्स को निकाल ले। इन दोनों बेवकूफों की बात सुनकर वैंगजिया हैरान हो जाती है। रैन अब कहता है कि उनके पास अभी भी 4 घंटे पड़े हुए हैं एंड इतना कहकर वो अपने एमटेंग स्विचिंग टेक्निक की प्रैक्टिस को दोबारा से शुरू कर देते हैं। रैन को देखते देखते लू वेनबिन को अब एमटेंग टेक्निक के बेसिक्स पता चल जाते हैं। अब ये लोग 4 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल में जब एक इमरजेंसी केस आ जाता है तो डायरेक्टर हुओ के साथ डॉक्टर लू, रैन एंड वैंगजिया इस केस को हैंडल करते हैं। अब सर्जरी के स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर हुओ रैन से पूछते हैं कि क्या उसने पेशेंट की सारी डिटेल्स देख ली हैं एंड अगर उसने देख ली हैं तो उसे पेशेंट के इंजरी को एक्सप्लेन करना होगा। रैन बताता है कि पेशेंट को जोन 2 में स्टैंडर्ड फ्लेक्सर टेंडन इंजरी हुई है एंड अब क्योंकि रैन को एमटेंग टेक्निक आती है जो कि स्पेसिफिकली जोन 2 के लिए ही होती है तो इस सर्जरी के सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं। रैन की बात सुनकर डायरेक्टर रैन को प्रेज करते हैं एंड उसे ये कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसे कभी भी पेशेंट की सक्सेस रेट की बातें पेशेंट की फैमिली के सामने नहीं करनी है। आमतौर पर डॉक्टर्स ट्राई नहीं करते कि वो सक्सेस रेट को पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करें, स्पेशली जब रिकवरी का चांस लो होता है। इससे पेशेंट की फैमिली की साइकोलॉजिकल स्टेट इफेक्ट नहीं होती एंड इसीलिए हर बार डॉक्टर्स सिर्फ यही कहते हैं कि ऑपरेशन का हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। इस तरीके से पेशेंट की फैमिली को अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती एंड ये चीज एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखता है। इससे डॉक्टर्स को ही बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करने में मदद मिलती है। खैर, विद एक्सप्लेनिंग दैट अब सर्जरी स्टार्ट हो जाती है एंड पेशेंट की फैमिली सर्जरी रूम के बाहर बैठी होती है। सर्जरी के दौरान जब डायरेक्टर हुओ चीफ सर्जन की कमांड में होते हैं तब रैन को रियलाइज होता है कि अभी ऑपरेटिंग थिएटर में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा नर्वस अभी डायरेक्टर हुओ हैं। रैन ये सोच ही रहा होता है कि तभी डायरेक्टर हुओ रैन को इस सर्जरी का चीफ सर्जन बना देते हैं। अब जिस पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं उसे जोन 2 में फ्लेक्सर टेंडन इंजरी हुई होती है एंड इस चीज को देखते हुए रैन पहला कट पेशेंट के थंब के अंदर लगाता है। ऑल्दो ये चीज इतना काम में नहीं आती एज उसे सून रियलाइज होता है कि उसे एक और कट लगाना होगा क्योंकि इस पोजीशन से
थंब के अंदर जो टिश्यूज फटे हैं वो कम्प्लीटली एक्सपोज नहीं है एंड इसीलिए उसे अब एक दूसरा कट लगाना होगा। रैन अब उस कट के अलावा एक और कट की मार्किंग करने लगता है, लेकिन ये करते हुए रैन थोड़ा सा नर्वस होता है एंड वो अब एक गहरी सांस लेता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर डायरेक्टर वो को समझ में नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, एज वो पहले भी ये सर्जरीज कर चुका है एंड सक्सेसफुल रह चुका है, तो उसका अभी टेंशन लेना डजंट मेक एनी सेंस। खैर रैन अब पेशेंट के थंब पर एक और कट लगा देता है ताकि सूचरिंग करने के लिए उसे एक अच्छा एंगल मिल सके। उसे ऐसा करता हुआ देखकर दूसरे डॉक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, एज रैन की परफॉर्मेंस दूसरे सर्जन्स के एवरेज स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा कमजोर होती है एंड इसीलिए कुछ सर्जन्स को लगता है कि रैन चीफ सर्जन कैसे बन सकता है। मीनवाइल रैन पेशेंट के हाथ को ओपन कर लेता है, यानी कि वो एक और इंसिजन उस पर लगा देता है। रैन के ऐसे करते ही उसे सिस्टम पर एक और नया टास्क मिल जाता है जिसमें कि उसे पेशेंट के फ्लेक्सर टेंडन को स्यूचर करना होता है एंड इसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक इंसिजन टेक्निक मिलने वाली थी जिसका नाम था फिडल बो होल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन इसकी टाइम लिमिट सिर्फ 10 दिन थी। अब जैसे ही रैन को पता चलता है कि उसे कटिंग में एक स्पेशलाइजेशन स्किल मिली है तो भाई को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करेक्ट टाइम होता है एज रैन की इंसिजन स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर होती हैं। इंसिजन सर्जरी में एक कट होता है जो सर्जन एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्कैल्पल का यूज करके करता है। ये कट बॉडी के अंदर पहुंचने के लिए और जरूरी सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए बनाया जाता है। अब क्योंकि रैन की इंसिजन स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं होती, इसीलिए ये राइट मोमेंट होता है रैन के लिए इस रिवॉर्ड को पाने का। रैन अब ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि मीनवाइल डायरेक्टर वो उसे नोटिस कर लेते हैं। डायरेक्टर वो को लगता है कि रैन जो है वो इंट्यूटिव रीडिंग कर रहा है, यानी कि पहले वो खुद सोच रहा है कि उसे सर्जरी कैसे करनी है एंड इसके बाद वो सर्जरी को एग्जीक्यूट करेगा। मीनवाइल रैन सोच रहा होता है कि ऑपरेशन के दौरान जो उसने जजमेंट ली थी वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी एंड एमटेक टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए फील्ड ऑफ विजन का एक्सपोजर होना जरूरी होता है एंड अच्छे फील्ड ऑफ विजन के साथ ही वो एमटेक टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वो अपनी टीम को बताता है कि उसे इंसिजन को बड़ा करना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एज दूसरी बार वुंड पे कट लगाना एक लो लेवल मिस्टेक मानी जाती है, यानी कि पहली बार ही तुम्हारा कट एक्यूरेट होना चाहिए। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर रैन ऐसे कैसे कर सकता है। इवन डायरेक्टर हुओ को भी विश्वास नहीं होता कि रैन अभी इंट्यूटिव रीडिंग नहीं कर रहा था एंड इसीलिए मनी मन उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है एज वो दोबारा से इस ऑपरेशन को करने जा रहे होते हैं। मीनवाइल रैन के दिमाग में होता है कि पेशेंट की टेंडन लगभग 20 घंटे पहले ही टूट चुकी थी। टेंडन पर चोट और इंजरी होना तय था, जिससे सक्सेस रेट और एक्सीलेंस रेट कम हो जाएगा, इसीलिए उसे इंसिजन को और बड़ा करना होगा। रैन अब चोट पर बिना कट लगाए हुए ही उसे स्ट्रेच कर देता है जिससे कि उसे एक अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है एंड इसीलिए अब सर्जरी में करने में उसे कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। रैन अब लू वैनबिन को इंसिजन के दोनों साइड्स को ऊपर उठाने के लिए कहता है। लू वैनबिन की ये करते ही रैन को एक अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है जिससे कि वो अब सर्जरी को कंटिन्यू कर सकता था। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वैंगजिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है एज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैन का ये प्लान होगा, एज सभी को लग रहा था कि रैन एक और कट लगाने वाला है, वेयर एज रैन ऐसा कुछ नहीं करता है। यूजुअली जब फ्लेक्सर टेंडन को डॉक्टर स्यूचर करते हैं तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी की बात होती है हाथ की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को ध्यान में रख के काम करना, एज स्ट्रेंथ जो होती है वो इस चीज का ख्याल रखती है कि टेंडन बाद में जाकर ना टूटे और इलास्टिसिटी ये चीज इंश्योर कर देता है कि हाथ बाद में चलकर ठीक से फंक्शन करे और इसीलिए स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए इस सर्जरी को आगे बढ़ाया जाने वाला था। एज अगर फ्लेक्सर टेंडन की इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ दोनों में से कोई भी चीज टेंडन में नहीं बचती है तो सर्जरी फेल हो जाएगी। रैन अब वैंगजिया से माइक्रोस्कोप ग्लासेस मांगता है एज उसे पता होता है कि उसे आगे क्या करना है, जिसके बाद वैंगजिया रैन को उसके बताए हुए टूल्स दे देती है एंड रैन बहुत ही ज्यादा फ्लो के साथ एमटेक सूचरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर लू वैनबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एज प्रैक्टिस रूम में भी रैन इस फ्लो के साथ इस चीज को नहीं कर रहा था एंड इसीलिए अब जाकर लू वैनबिन को समझ में आता है कि रैन की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मीनवाइल डायरेक्टर वो भी अब रैन की इस अमेजिंग मूवमेंट को देखते हैं एंड बात करते हैं कि रैन को स्टार्टिंग से ही ऐसा करना चाहिए था, एज अगर ऐसा ही चलता रहा तब डायरेक्टर वो खुद इतनी हिम्मत रख पाएंगे कि वो पेशेंट्स को जाकर चूज करें। रैन की टेक्निक को ध्यान से देखने के बाद लू वैनबिन को रियलाइज होता है कि जब वो एंड रैन पिग पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस टाइम रैन ने अपनी स्किल की लेवल बेसिक लेवल कर ली थी ताकि लू वैनबिन एमटेक सूचर को अच्छे से समझ पाए एंड अब जब लू वैनबिन के सामने रैन असल में एमटेक टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है तब लू वैनबिन के लिए उस टेक्निक को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लू वैनबिन खुद को समझाता है कि उसे ध्यान से देखना होगा कि ये सर्जरी कैसे हो रही है।
रैन लू वेनबिन को इतना घबराया हुआ देखकर नोटिस कर लेता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, एज इसे सूचर करना और पिग के फ्लेक्सर टेंडन को सूचर करना अलग नहीं है। रैन की बात पर लू वेनबिन कहता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। अब एज डायरेक्टर भी पीछे खड़ा होता है तो इस चीज के बारे में लू वेनबिन डायरेक्टली रैन को नहीं कहता, एज उसे डायरेक्टर से डर लगता है। इसीलिए वो अपना मुंह बंद करता है एंड रैन को सर्जरी करता हुआ देखता है एंड समझता है। आफ्टर अ वाइल रैन सर्जरी को कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद ऑपरेशन खत्म होने की न्यूज डायरेक्टर वो पेशेंट की फैमिली को देते हैं एंड पेशेंट की फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर लू वेनबिन काफी ज्यादा खुश होता है एज उसने रैन से आज बहुत कुछ सीखा होता है एंड हेंस वो एक्साइटेड भी होता है। लू वेनबिन अब रैन से पूछता है कि आखिर वो अब क्या करने वाले हैं, क्या वो दोबारा से एमटेंग टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे या फिर रैन उसे कुछ ट्रिक्स बताने वाला है एमटेंग टेक्निक से रिलेटेड। डॉक्टर लू वेनबिन के एक्साइटेड होने की ये वजह भी होती है कि वो जल्दी से इस टेक्निक को सीखना चाहता है ताकि उनका इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेल्फ डिपेंडेंट बन सके एंड जब रैन के अलावा भी कोई और एमटेंग टेक्निक को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज कर पाएगा तो ऑब्वियसली उस आदमी की भी सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। खैर डॉक्टर लू वेनबिन के ये पूछने पर कि आगे वो क्या करने वाले हैं, रैन डॉक्टर लू वेनबिन से कहता है कि क्या वो उससे मेडिकल रिकॉर्ड्स लिखना सिखा सकता है, एज रैन को मेडिकल रिकॉर्ड्स लिखना नहीं आता है। ये सुनकर लू वेनबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, एज शॉक्ड क्यों ना हो, रैन सर्जरी कर सकता है लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं लिख सकता है, तो ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। लेकिन लू वेनबिन कुछ ही टाइम में समझ जाता है कि रैन अभी भी एक इंटर्न है। डॉक्टर लू वेनबिन अब रैन से पूछता है कि क्या उसने इंटर्नशिप बिना मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिखे बिना शुरू कर दी। रैन बताता है कि अभी तक उसने कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं लिखे हैं। तुम लोग अब सोच रहे होगे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं सर्जन्स के लिए, तो लेट मी टेल यू, सर्जन्स को सर्जरी करने से पहले पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री जाननी होती है। अगर किसी पेशेंट को कोई क्रॉनिक डिसीज होती है, एलर्जी होती है या प्रीवियस सर्जरी हुई होती है तो ये सब कुछ जानना जरूरी है। ये उन्हें हेल्प करता है कि सर्जरी के दौरान और बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन से एलर्जी है तो सर्जन अवॉइड कर सकते हैं उस मेडिकेशन को यूज करने से ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। या फिर अगर पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज है तो ये जानना जरूरी है सर्जरी के पहले। इसीलिए चाहे कोई भी सर्जन क्यों ना हो, उनके लिए जरूरी होता है कि वो पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जानकारी रखें। ये पेशेंट्स की सेफ्टी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए क्रूशियल होता है। खैर अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड इतना ज्यादा जरूरी क्यों है एंड क्यों लू वेनबिन रैन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। खैर लू वेनबिन अब रैन से पूछता है कि उसने अभी तक क्या किया। फिर रैन बताता है कि उसने अभी तक डीप राइटिंग, सूचरिंग और बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल और एमटेंग टेक्निक जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसने अभी तक सिर्फ सर्जरी की है। ये सुनकर लू वेनबिन खुश हो जाता है, एज सर्जन्स को सिर्फ यही करना चाहिए। लेकिन नहीं, रैन सर्जन नहीं, अभी एक इंटर्न है। एंड जब लू वेनबिन को ये चीज रियलाइज होती है तो वो रैन से पूछता है कि क्या डिब्राइडमेंट एंड सूचर के बाद उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं लिखे। रैन बताता है कि उसने कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स को लिखा है। ये सुनकर लू वेनबिन थोड़ा और शॉक्ड हो जाता है, एज अब उसे लगता है कि जिन बाकी पेशेंट्स पर रैन ने सर्जरी की है उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स किसने लिखे होंगे। इसका जवाब देते हुए रैन बताता है कि दूसरे इंटर्न्स ने उन पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। एंड ये सुनकर लू वेनबिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर। खैर रैन अब लू वेनबिन की मदद से मेडिकल रिकॉर्ड्स लिखना सीखता है, जिसके कुछ टाइम बाद वैंगजिया वहां पर आती है एंड रैन को बताती है कि जिस पेशेंट पर उसने अभी काम किया था वो अब अपनी उंगलियों को मोड़ सकता है, विच मीन्स सर्जरी सक्सेसफुल रही है एंड टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ वैसी की वैसी ही है। वैंगजिया की बात को सुनकर लू वेनबिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड अब वो रैन से कहता है कि उन्हें अभी मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं लिखने चाहिए एंड जाकर पेशेंट्स को देखना चाहिए। जिसके बाद लू वेनबिन जबरदस्ती रैन को अपने साथ लेकर जाता है। मीनवाइल चमड़ी वैंगजिया सोच रही होती है कि वो तो रैन से बात कर रही थी। खैर अब ये लोग डायरेक्टर हुओ के पास पहुंचते हैं, जहां पर डायरेक्टर वो चीफ फिजिशियन वैंग के साथ बात कर रहे होते हैं रैन के ही ठीक किए हुए एक पेशेंट की रिकवरी को लेकर। अब एज उस पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही होती है तो पेशेंट के फैमिली वाले डॉक्टर्स की तारीफ करते हैं। उनके ऐसे करते ही रैन को सिंसियर ग्रेटिट्यूड ऑफ द पेशेंट्स फैमिली इज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू द डॉक्टर नाम की एक अचीवमेंट मिलती है एंड रिवॉर्ड के तौर पर उसे बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। रैन को लगता है कि शायद उसके सिस्टम को ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं पता है एंड एज अब रैन को लगता है कि उसे हर बार एनर्जी सीरम मिलते हैं तो वो इस बार इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन नहीं करता है। खैर अब पेशेंट की रिकवरी की बात करने के बाद डायरेक्टर वो रैन के ठीक किए गए आज के पेशेंट के बारे में बात करते हैं एंड कहते हैं कि उन्हें उसे देखने जाना चाहिए। इस पर चीफ फिजिशियन वैंग कहते हैं कि सर्जरी आज ही हुई है तो उन्हें ज्यादा कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे एंड इतना कहकर चीफ फिजिशियन वैंग वहां से चला जाता है। खैर
अब रैन को वहां पर देखकर डायरेक्टर वो रैन से कहते हैं कि उसे अपने दूसरे पेशेंट्स पर ध्यान रखना होगा एंड इसीलिए अगले 2 दिनों तक वो बेड नंबर 1 एंड बेड नंबर 5 के पेशेंट को देखेगा। अगर वो दोनों पेशेंट्स अच्छे से रिकवर हो जाते हैं तभी वो नेक्स्ट केस को ऑपरेट करेंगे। खैर अब इन द एंड डायरेक्टर वो रैन को उनके हॉस्पिटल के डायरेक्टर जाओ के साथ शाम की डिनर के लिए इनवाइट कर देते हैं। अब जिन लोगों के साथ इनका डिनर होने वाला था वो थे चैंगवा मेडिकल कंपनी से एंड इस बिजनेस मीटिंग को करने के लिए चैंगवा मेडिकल कंपनी की शी याही एंड उसका साथी हुआंग माओशी जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है एंड वो बहुत ज्यादा हैंडसम है दिखने में। अब एज ये एक बिजनेस मीटिंग होने वाली थी चैंगवा मेडिकल कंपनी के लिए तो वो बस युनवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स को इम्प्रेस करने की ही कोशिशों में थे। अब एज युनवा हॉस्पिटल की रियल पावर डायरेक्टर जाओ के पास थी तो इसीलिए शाय याहे हुआंग माओशी को डायरेक्टर जाओ को इम्प्रेस करने के लिए कहता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सके। खैर अब ये लोग डिनर की लोकेशन पर पहुंचते हैं। कुछ टाइम बाद वहां पर डायरेक्टर ऑफ युनवा हॉस्पिटल जाओ, डायरेक्टर हुओ एंड रैन पहुंचते हैं। रैन को देखते ही याहे रियलाइजेस कि रैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इवन उसे याद आता है कि कैसे उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था हुआंग माओशी को ढूंढने के लिए हु इज ऑल्सो हैंडसम। अब एक और बार एक और लड़की रैन के चक्करों में फंस जाती है एंड वो सोचती है कि वो रैन पर लाइन मारेगी, सो इसीलिए दोबारा से चमड़ी सॉन्ग प्ले किया जाए। चमड़ साला तेरा जलवा निराला, लड़कियों के दिलों में तूने आग लगा दी। एक करे भाई एक करे। यही चमड़ीगिरी कर ही रही होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये एक बिजनेस मीटिंग है एंड उसे चमड़ीगिरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो शर्माते हुए डायरेक्टर जाओ को ग्रीट करती है, लेकिन डायरेक्टर जाओ भी इस चीज को देख लेते हैं कि उसकी पहली नजर रैन पर पड़ी थी। इसीलिए डायरेक्टर जाओ याहे से कहते हैं कि उसकी आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं। इतना कहकर अब डायरेक्टर जाओ याहे को रैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड बताते हैं कि रैन एक चीफ सर्जन है जो कि एमटेंग टेक्निक से रिलेटेड सर्जरीज करता है युनवा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। रैन के इंट्रोडक्शन के बाद याहे रैन से हाथ मिलाती है एंड अब वो उन सभी को साथ में बैठने के लिए कहती है एज एक बिजनेस मीटिंग जो होती है। मीनवाइल याहे के साथ हुआंग माओशी जो होता है वो सोचता है कि उसे जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है यानी कि पूरे मीटिंग के दौरान स्माइल करना, उसे उनके नीचे बैठते ही स्माइल करना चालू करना होगा। कुछ टाइम बाद ये सारे लोग बैठ जाते हैं एंड अब डायरेक्टर जाओ सबसे पहले रैन के लिए कुछ फूड ऑर्डर करवाती हैं एज वो रैन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है एंड उनके मुताबिक यंग बच्चे भुक्कड़ होते हैं एज कम्पेयर टू उन बूढ़ों से। खैर अब ये लोग रैन के लिए फूड ऑर्डर कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान हुआंग माओशी नोटिस करता है कि कैसे याहे ने डायरेक्टर जाओ की जगह उसे रैन के साथ बिठा दिया है एंड अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो रैन को इम्प्रेस कैसे कर सकता है, क्या रैन उसका फायदा उठा भी सकता है। खैर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए चाहे उसके सामने कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए उसे उस चैलेंज को फेस करना होगा। ऐसा सोचते हुए अब माओशी स्माइल करने लगता है एंड अब वो मुस्कुराते हुए रैन से कुछ पूछता है, लेकिन रैन अब क्योंकि मेन्यू की तरफ देख रहा होता है तो वो माओशी की बात को नोटिस नहीं करता एंड वो वेट्रेस से पानी का ग्लास मंगाता है। अपने आप को इस तरह इग्नोर पाकर माओशी को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन अब क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग होती है तो उसे इस चीज को दिल पर नहीं लेना होता। अब वो सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं एंड अब कुछ टाइम बाद याहे बात करना स्टार्ट करती है कि कैसे जो रप्चर्ड टेंडन्स होते हैं उन्हें एमआरआई के साथ स्कैन करना जरूरी होता है। अब जिन पेशेंट को फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हुई हैं उन्हें बार बार अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में जाना पड़े तो ये कितना इनकन्वीनियंट होगा। एंड जब एमटेक टेक्निक प्रोग्राम फ्यूचर में लॉन्च हो जाएगा तो इतने ज्यादा पेशेंट्स को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है एंड इसीलिए याहे उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें खुद ही एक एमआरआई मशीन ले लेनी चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें एमआरआई मशीन के बारे में बताता हूँ। एमआरआई मशीन एक बड़ा सा डोनट शेप्ड डिवाइस होता है जो आपके बॉडी के अंदर के डिटेल्ड फोटो लेता है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। एमआरआई मशीन के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। जब आप इस मशीन में लेट जाते हैं तो ये मैग्नेट आपके बॉडी के छोटे पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन्स होते हैं उनको अलाइन कर देता है। फिर मशीन रेडियो वेव्स भेजती है जो प्रोटॉन से टकराती हैं और सिग्नल्स क्रिएट करती हैं, जिसके बाद मशीन इन सिग्नल्स को यूज करके आपके बॉडी के डिटेल्ड फोटोज बनाती है। डॉक्टर्स इन फोटोज को देख के समझ पाते हैं कि आपके बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। वेल सबसे अच्छी बात एमआरआई मशीन की ये होती है कि एमआरआई मशीन एक्सरेज का यूज नहीं करता तो कोई रेडिएशन नहीं होता। ये एक हाईटेक मशीन है जो आपके बॉडी के अंदर के क्लियर फोटोज बना सकती है।
याहे को इतना डायरेक्ट देखकर माओशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एस MRI मशीन्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा महंगी आती हैं। माओशी अब सोच रहा होता है कि अगर ये लोग उनसे MRI मशीन्स खरीद लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा एंड वो ये सब सोचकर अब मुस्कुराने लगता है मन ही मन। उसे ऐसा करता हुआ देखकर याहे उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है, जिसके बाद माओशी घबरा जाता है एंड याहे उसे अब इशारों में सिर्फ स्माइल करने के लिए कहती है ताकि एटमॉस्फेयर अच्छा बना रह सके। इससे बेचारे माओशी को फोर्सफुली स्माइल करना पड़ता है एंड अब वो जोर से हंसने लगता है। याहे की बात सुनने के बाद डायरेक्टर जाओ कहती है अगर वो सिर्फ एमटेक टेक्निक के लिए MRI मशीन खरीद लेती है तो रैन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। डायरेक्टर जाओ की बात सुनकर डायरेक्टर जाओ से कहते हैं कि अगर वो एक MRI मशीन खरीदने के बारे में सोच रही है तो उन्हें एक MRI मशीन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए भी खरीद लेनी चाहिए। एज पूरे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एक भी MRI मशीन नहीं है एंड इसकी वजह से उनकी सर्जरीज में भी डिले आता है। अब डायरेक्टर जाओ को समझ में आता है कि ये कोई डिनर मीटिंग नहीं थी, डायरेक्टर हुओ ने जानबूझकर इस मीटिंग को सेटअप किया है। अब क्योंकि डायरेक्टर जाओ को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये एक बिजनेस मीटिंग है या फिर डिनर मीटिंग, क्योंकि डायरेक्टर जाओ को डायरेक्टर हुओ सिर्फ एक डिनर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, इसीलिए डायरेक्टर जाओ को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता ताकि वो अपना काम निकलवा सके ऑब्वियसली। डायरेक्टर जाओ अब डायरेक्टर हुओ से कहती है कि उन्हें महंगी MRI मशीन के बारे में भूल जाना चाहिए एंड कोई छोटी जरूरी चीज खरीद लेनी चाहिए। इस पर डायरेक्टर वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा करने वाली है तो जियान नैन चुन वाइन बॉटल को जिन्हें की इन्होंने ऑर्डर करा है उसे अकेला ही पी जाएगा। इस पर डायरेक्टर जाओ कहती है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बॉटल ऑफ वाइन को ऑर्डर किया है, अगर वो सारी पी लेगा तो रैन के लिए क्या बचेगा। उनके ऐसे कहते ही रैन खुद आ जाता है वाइन की बॉटल दोनों सीनियर्स को सर्व करने के लिए। रैन बताता है कि वो वैसे भी बाद में ड्यूटी पर होगा, इसीलिए उसे अब ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। रैन की बात पर डायरेक्टर जाओ रैन को बताती है कि यही तो चीज डायरेक्टर हुओ ने कही है। डायरेक्टर जाओ रैन को कहते हैं कि वो जितना चाहे उतना पी सकता है, लेकिन उसे ख्याल रखना होगा कि उसे बाद में सर्जरीज भी करनी है एंड एक सर्जन के लिए ज्यादा ड्रिंक करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसे अगर उसे कोई अचानक से कॉल आ जाती है तो वो क्या करेगा, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान माओशी हंसते हुए डायरेक्टर जाओ की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर जाओ माओशी की बात को बीच में ही काट देते हैं एंड कहते हैं कि रैन ने यूनवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एमटेक टेक्निक सर्जरी कंप्लीट की है एंड इसीलिए उनके हॉस्पिटल को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अब डायरेक्टर जाओ बताते हैं कि कैसे उनके लिए एक MRI मशीन खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है। एज MRI मशीन खरीदने के लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग थिएटर भी ऐड करना पड़ेगा एंड ये चीज इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर जाओ सजेस्ट करती है कि उन्हें एक सूटेबल माइक्रोस्कोप खरीद लेना चाहिए। मीनवाइल माओशी जो होता है वो रो रहा होता है याहे के पास, एज डायरेक्टर जाओ से इग्नोर कर देती है। अपने प्लान्स को काम करता हुआ ना देखकर याहे भी थोड़ी परेशान हो जाती है। मीनवाइल डायरेक्टर जाओ डायरेक्टर हुओ को बताते हैं कि उनके हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी एमटेक टेक्निक के बारे में जानते हैं एंड अगर उन्हें ये टेक्निक के बारे में नहीं पता होता तो वो हॉस्पिटल के बजट से कुछ पैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर भी खर्च कर सकती थी न्यू इक्विपमेंट के लिए। इसीलिए डायरेक्टर हुओ को अपना बैड लक समझना चाहिए कि डायरेक्टर ऑफ हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट को एमटेक टेक्निक आती है। इस पर डायरेक्टर हुओ कहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि एमटेक टेक्निक को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, जिनमें से पहले डॉक्टर रैन आता है एंड दूसरा डायरेक्टर पैन। हालांकि इसके बावजूद भी अगर डायरेक्टर सिर्फ इसी चीज को कंसीडर कर रही है कि पहले डायरेक्टर पैन ने एमटेक टेक्निक को इस्तेमाल किया था तो ये काफी ज्यादा अनफेयर है उनके लिए, विच मेक सेंस एज डायरेक्टर पैन के अलावा सिर्फ रैन ही है जिसे कि एमटेक टेक्निक आती हो। डायरेक्टर जाओ का सिर्फ डायरेक्टर पैन को प्रायोरिटाइज करना एक्चुअली अनफेयर है। डायरेक्टर हुआ बात करते हैं कि उन्हें MRI वाले केस को साइड में रख देना चाहिए एंड फोकस करना चाहिए रैन के एमटेक टेक्निक के प्रोजेक्ट के ऊपर। एज फ्यूचर में रैन के इस प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को स्पेंड करेंगे ताकि उन्हें इस चीज में सफलता मिल सके, यानी कि वो रैन की मदद से ही एमटेक टेक्निक को सीखेंगे एंड इसीलिए वो अपने रिसोर्सेज भी इस चीज में लगाएंगे जिससे कि यूनवा हॉस्पिटल को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। अब डायरेक्टर हुओ के सपोर्ट में याहे भी कहती है कि उसे याद है कि लोगों ने उसे बताया था कि न्यू टेक्निक को डेवलप करना पेड़ों को उगाने जैसा है। जब आप किसी भी जगह पर एक ट्री को प्लांट करते हैं तो उस ट्री को बड़े होने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन उन सीड्स को उगाने के लिए कोई क्वालिफाइड बंदा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब ऐस इस केस में रैन वो आदमी है जिसे कि एमटेक टेक्निक आती है, तो बेसिकली वही सीड्स को उगाने के क्वालिफाइड है। याहे के बाद से भी डायरेक्टर जाओ कन्विंस नहीं होती एंड वो रैन को एक ट्रांसप्लांट कंसीडर करती है। इस चीज पर डायरेक्टर हुआ पूछते हुए कहते हैं कि आखिर ट्रांसप्लांट से उनका क्या मतलब है, एज रैन ने सारी चीजें उनके हॉस्पिटल में ही सीखी है एंड उसे उसकी एमटेक टेक्निक उसके फैमिली की विरासत से मिली है।
खैर डायरेक्टर हुओ की इस बात से भी डायरेक्टर जाओ कन्विंस नहीं होती एंड वो इस चीज को एक मजाक बताती है एज किसी की फैमिली की विरासत में एमटेंग टेक्निक को कैसे पास किया जा सकता है, विच डेफिनेटली मेक सेंस। एमटेंग टेक्निक कोई ऐसी छोटी मोटी टेक्निक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टेक्निक है एंड इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एंड मास्टर करने के लिए भी हर साल रैन को ऑलमोस्ट 12 उंगलियों पर काम करना होगा, तब जाकर वो इस चीज को सीख पाएगा। डायरेक्टर जाओ की बात पर माओशी जोर जोर से हंसने लगता है एंड उसे ऐसा करता हुआ देखकर याहे थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है एज डायरेक्टर जाओ मजाक नहीं कर रही होती एंड वो सीरियस होती है। याहे अब उन्हें अपनी बातें कंटिन्यू करने के लिए कहती है। अब एज ये आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ती है, डायरेक्टर हुआ बात करते हैं कि कैसे डायरेक्टर पैन ने 3 से 4 साल पहले डायरेक्टर पैन ने उन एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो कि एमटेंग टेक्निक में मास्टर थे। उस दौरान डायरेक्टर पैन उनका फर्स्ट असिस्टेंट था एंड उन्हीं एक्सपर्ट से डायरेक्टर पैन ने एमटेंग टेक्निक सीखी है, वो भी 3 से 4 साल तक। लेकिन अभी भी डायरेक्टर पैन जो है वो जापान में जाकर पढ़ाई कर रहा है। डायरेक्टर हुआ इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे रैन जो है वो डायरेक्टर पैन से ऑलरेडी सुपीरियर है, इसीलिए उन्हें रैन को कंसीडर करना चाहिए। खैर ये कन्वर्सेशन हम थोड़ी और आगे जाती है एंड अभी भी डायरेक्टर जाओ इस चीज के लिए रेडी नहीं होते कि वो एक MRI मशीन खरीदें। खैर इन द एंड डायरेक्टर जाओ जो होती है वो एक रिहेबिलिटेशन रूम के लिए मान जाती है एंड ये भी बताती है कि ऑपरेशन थिएटर का भी बनना इम्पॉसिबल है, एज हॉस्पिटल एक डिपार्टमेंट के लिए इतना नहीं कर सकता। इस चीज को सुनने के बावजूद भी डायरेक्टर हुआ अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट जो है उन्हें एक नया ऑपरेटिंग थिएटर मिल रहा है एंड इसीलिए डायरेक्टर हुआ भी इस चीज के बारे में डॉक्टर लाई या फिर डायरेक्टर लाई से बात करेंगे, जिसके बारे में अभी हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर लाई या फिर ओल्ड लाई जो जिसकी बात हो रही है यहाँ पे वो कौन है। डायरेक्टर हुआ बात करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर पैन इस चीज को कैसे देखे, एज एमटेंग टेक्निक पूरी दुनिया में एक एडवांस टेक्निक है एंड इसीलिए उन्हें पहला वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि एमटेंग टेक्निक को डेवलप करे। जिसके बाद डायरेक्टर वो बात करते हैं कि वो इस टेक्निक को डेवलप जरूर करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर वो इसी दिन डायरेक्टर जाओ को रिजल्ट्स दिखाएंगे। इस चीज पर डायरेक्टर जाओ उन्हें ऑल द बेस्ट विश करती है, एज अगर अब नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पे डायरेक्टर हुआ की इमरजेंसी डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहती है एमटेंग टेक्निक को डेवलप करने में एंड मास्टर करने में, तो वो जरूर उनके लिए जो भी चीजें होंगी उनकी मांगे वो पूरी कर देगी। खैर याहे भी इस चीज के लिए एक्साइटेड होती है, एज अगर उनका प्लान सक्सेसफुल रहता है तो इन्हीं से तो MRI मशीन्स खरीदी जाएंगी। इसी के साथ ही अपनी मीटिंग खत्म कर देते हैं, लेकिन मीटिंग के खत्म होते होते माओशी एक गलती कर देता है, एज वो बची हुई वाइन पूरी की पूरी पी जाता है, जिसके बाद उसे नशा हो जाता है एंड माओशी की वजह से याहे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। खैर अब सेम डे जब रैन ड्यूटी के लिए नहीं आया होता इतने घंटों से, तो लू वेनबिन उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। जिसके बाद वो वैंगजिया के पास जाता है एंड रैन के बारे में पूछता है। वैंगजिया लू वेनबिन को रैन के वेयर अबाउट्स के बारे में बताती है। जिसके बाद लू वेनबिन रैन को ढूंढते हुए ऑन कॉल रूम में जाता है जहां पर उसे रैन दिखता है एंड अब लू वेनबिन रैन को एक पेशेंट के बारे में बताता है जिसे कि टेस्टिकल में इंजरी होती है एंड इस टेस्टिकल में इंजरी वाली बात को सुनकर रैन तुरंत खड़ा हो जाता है एंड वो अब लू वेनबिन को बताता है कि वो सर्जरी के लिए तैयार है। रैन को इस सर्जरी के लिए इतना एक्साइटेड देख के लू वेनबिन शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसको क्या हो गया। लू वेनबिन अब रैन को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर पेशेंट को टेस्टिकल सर्जरी की जरूरत होती है। रास्ते में चलते हुए सिस्टम रैन को दोबारा से याद दिलाता है कि उसने अभी तक अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, जिसके लिए उसे इंसिजन स्किल मिलने वाली थी। रैन सिस्टम को कहता है कि उसे ये चीज उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद रैन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पेशेंट लेटा हुआ होता है एंड उसके पास में एक नर्स होती है। रैन वार्ड के अंदर एंटर करता है, जिसके बाद उसे वहां पर एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मिलता है, जिससे कि वो उस पेशेंट के बारे में जानकारी लेता है। उस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का नाम जेंग पाई होता है। पाई रैन को बताता है कि पेशेंट जो है वो अभी शॉक में है। रैन पेशेंट के इंजरी वाले एरिया को देखता है जो कि ऑब्वियसली उसका टेस्टिकल होता है। पेशेंट बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा होता है। रैन पेशेंट को देखता है एंड बताता है कि ये इंजरी थोड़ी सी स्केरी है। अब पाई रैन को टेस्ट करने के लिए उस पेशेंट की जानकारी के बारे में उससे पूछता है कि उसे पेशेंट को देखकर क्या समझ में आ रहा है, एज जो हायर लेवल डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा ही लोअर लेवल डॉक्टर्स को टेस्ट करते हैं एंड इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोअर लेवल डॉक्टर कोई इंटर्न हो या फिर कोई रेजिडेंट डॉक्टर। अगर वो लोअर लेवल डॉक्टर्स कोई भी गलत जवाब देते हैं तो हायर लेवल डॉक्टर्स उन्हें डांटने से शर्माते भी नहीं है। खैर रैन अब पेशेंट की हालत के बारे में एक्सप्लेन करता है। मीनवाइल पेशेंट अभी भी काफी ज्यादा कांप रहा होता है। अब पाई रैन को ध्यान से पेशेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है एंड उसके बाद अपनी जजमेंट देने के लिए कहता है। यानी कि रैन को पेशेंट के पूरी इंजरी को ध्यान से देखना होगा और एक एक डिटेल बतानी होगी कि पेशेंट को कहाँ पर चोट आई है। रैन पेशेंट के टेस्टिकल को ध्यान से देखता है एंड उसे पता लगता है कि पेशेंट को ये चोट रोड पे नहीं लगी है,
पाई रैन की जजमेंट को सही बताता है एंड कहता है कि पेशेंट से जब उसने बाहर इस इंजरी की जगह के बारे में पूछा था तो पेशेंट ने बताया था कि ये इंजरी उसे स्केटबोर्डिंग करते दौरान लगी है। स्केटबोर्डिंग का एक मूव होता है जो कि लोग ज्यादातर रेलिंग के ऊपर करते हैं, तो जब पेशेंट उस मूव को रेलिंग के ऊपर कर रहा था तो तुम समझ ही सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। रैन इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि पेशेंट के स्केटबोर्ड ने उसे फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसका स्केटबोर्ड अलग हो गया एंड वो अलग हो गया एंड उसके टेस्टिकल रेलिंग पर जाकर बचे, जिससे कि ओह माय गॉड कितना दर्द हुआ होगा भाई को। पाई रैन को कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, पेशेंट सीधा जाकर हैंड रेल पर बचा। अब क्योंकि हैंड रेल राउंड नहीं थी, वो एकदम स्ट्रेट थी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया, जिससे कि पेशेंट का टेस्टिकल थोड़ा एक्सपोज हो गया, यानी कि वो थोड़ा कट गया, अंदर से बॉल दिखाई दे रही थी। ओह नो। रैन पाई की बात को सुन ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे दोबारा से क्वेस्ट के बारे में याद दिलाता है। एज उसे ये क्वेस्ट पेशेंट को सूचर से ट्रीट करने के बाद मिलने वाला था, तो इसीलिए सिस्टम उसे बार बार ये चीज याद दिला रहा था। रैन पेशेंट की चोट को दोबारा से देखता है, पाई से कहता है अगर पेशेंट को ये चोट मेटल रॉड पर लगी है तो उन्हें पेशेंट को एक टेटनस का इंजेक्शन देना होगा। तुम्हारे लिए दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन। टेटनस शॉट यानी कि टेटनस का इंजेक्शन एक वैक्सीन है जो हमें टेटनस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है। टेटनस एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जख्म से या फिर कट के जरिए बॉडी में एंटर करता है एंड नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। टेटनस शॉट लगाने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है जो हमें इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ये वैक्सीन यूजुअली हर 10 साल में लगवाना जरूरी होता है ताकि प्रोटेक्शन मेंटेन रहे। अगर किसी को कट या जख्म हो गया है तो डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी टेटनस शॉट रिकमेंड करते हैं, स्पेशली अगर लास्ट शॉट 10 साल पहले या उससे पहले लगा हो। जब आपको मेटल रॉड से कट लगता है, खासकर अगर वो ज्यादा पुरानी या गंदी है, तो टेटनस इन्फेक्शन का रिस्क होता है। टेटनस बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, धूल और मैन्योर यानी कि खाद में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया कट्स और छोटे जख्मों के जरिए बॉडी में एंटर करता है, खासकर कंटामिनेटेड चीजों से जैसे मेटल रॉड्स। एंड इसी वजह से रैन यहाँ पर टेटनस शॉट को रेकमेंड करता है। खैर रैन अब डॉक्टर पाई को बताता है कि ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा सीरियस नहीं है। एंड जहां तक बात आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, ओह वेट, रैन को स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसी दिखती है नॉर्मली ये चीज नहीं पता है एंड इसीलिए अब ये सर्जरी रैन के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। डॉक्टर पाई अब बात करता है कि अगर पेशेंट की स्पर्मेटिक कॉर्ड एबनॉर्मल है तो उन्हें पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन की पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना होगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो टेस्टिस तक ब्लड सप्लाई और नर्व्स प्रोवाइड करता है। टॉर्शन का मतलब है ट्विस्ट होना, यानी कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम जाती है तो इससे पेशेंट के टेस्टिस में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा एंड उसे सिवियर पेन और डैमेज हो सकता है। अब क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन को मैंडेरिन में जिन सुओ प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि एक कैरेक्टर का नाम है, एक टेलीविजन ड्रामा जो कि 1998 में आया था, तो पेशेंट अब कंफ्यूज हो जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन से डॉक्टर का क्या मतलब है, वो यहाँ पर एक शो की बात क्यों कर रहा है। अब इससे पेशेंट एंड डॉक्टर पाई के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे वो बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर नर्स आती है एंड वो डॉक्टर पाई से पूछते हैं कि वो पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देने वाले हैं। डॉक्टर पाई अब खुद को शांत करता है एंड उसे समझ में आता है कि अभी पेशेंट के साथ डॉक्टर्स एंड नर्सेज का बहस करना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। इसीलिए डॉक्टर पाई अब रैन को पेशेंट को स्पर्मेटिक कॉर्ड को समझाने के लिए कहता है। अब रैन पेशेंट को वही चीज समझाता है जो चीज मैंने तुम्हें समझाई थी, बस वो ये चीज कहता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिकल को उसकी जगह पर होल्ड करने का काम करता है एंड उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। रैन पेशेंट को समझाता है कि वो ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो काम कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक टॉर्शन हो जाता है यानी कि वो घूम जाती है तो उन्हें एक सर्जरी करनी होगी। प्लस ऑफ कोर्स उन्हें टेस्टिकल को रिमूव भी करना पड़ सकता है और इस केस में पेशेंट को स्टिचेस की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि उसे अपने अंडों को बाय बाय कहना होगा। पेशेंट ये सोचकर अब और ज्यादा घबराने लगता है एंड वो कांपने लगता है। मीनवाइल इसी दौरान डॉक्टर पाई नोटिस करते हैं कि टेस्टिकल की पोजीशन जो है वो यूजुअली जितनी पोजीशन उसकी होनी चाहिए उससे थोड़ी नीचे है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के टेस्टिस ट्विस्ट नहीं हुए हैं। खैर अब डॉक्टर पाई रैन को खुद डिब्राइडमेंट एंड सर्जरी करने के लिए कहता है। मीनवाइल पेशेंट काफी ज्यादा कांप रहा होता है। वो रैन को छूता है एंड उसे कहता है कि मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है रैन। रैन उसे बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो सर्जरी करना स्टार्ट करता है एंड डॉक्टर पाई जब देखता है कि रैन इस प्रकार सर्जरी कर रहा है तो वो भी हैरान हो जाता है। ऐसे तुम्हें पता होगा भाई को सूचरिंग में मास्टर लेवल जो मिला है। खैर कुछ ही टाइम में वो सूचर कंप्लीट कर देता है एंड पेशेंट को भी ज्यादा दर्द नहीं फील होता। इसी के साथ रैन का पेशेंट को ट्रीट करने वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड इसके तौर पर उसे इंसिजन टेक्निक मिल जाती है जो कि स्पेशलिस्ट लेवल होती है। रिवॉर्ड के तौर पर इंसिजन स्किल का मिलना रैन के लिए एक अच्छी बात होती है, एज अब से रैन को चीफ सर्जन के सामने इंसिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एज पिछली सर्जरी में रैन को डायरेक्टर हुओ के सामने इंसिजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। खैर इस सर्जरी के 2 दिन बाद डॉक्टर पाई रैन को बताते हैं कि जिस पेशेंट के ऊपर उसने सर्जरी की थी वो 1 दिन के बाद ही डिस्चार्ज हो गया था।
क्योंकि उसके स्टिचेस काफी अच्छे थे। अब डॉक्टर पाई रैन से पूछता है कि क्या उसने पहले भी सूचर किया हुआ है। इस पर रैन, अब क्योंकि ज्यादा एक्सक्यूज उससे नहीं बनाने होते, तो वो बताता है कि उसने अपनी फैमिली की क्लिनिक में सूचरिंग करी है, जो कि वो झूठ बोलता है। मतलब की तो है लेकिन इतनी नहीं की हुई उसने। खैर वही, अब डॉक्टर पाई रैन से उसके क्लिनिक के बारे में पूछते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। रैन उन्हें बताता है कि कैसे कैसे वो करता है। अब तभी वहाँ पर लू वन बिन आता है, जो कि रैन को अपने साथ बेड नंबर 5 के पेशेंट को देखने के लिए कहता है, एज उस पेशेंट की स्वेलिंग कम हो चुकी होती है एंड एज रैन को उस पेशेंट की ड्यूटी मिली होती है कि वो उसको एग्जामाइन करे, तो इसीलिए डॉक्टर लू वन बिन उसे अपने साथ लेकर जाता है। खैर रैन अब डॉक्टर पाई को बाय बाय कहता है एंड अब वो लू वन बिन के साथ जाता है। रास्ते पे चलते हुए लू वन बिन रैन को बताता है कि पेशेंट नंबर 5 जो है वो अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है, लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ पर लू वन बिन अब इस बेड नंबर 5 वाले पेशेंट की बात को चेंज करते हुए रैन से कहता है कि उन लोगों ने काफी समय से प्रैक्टिस नहीं की है। एज लू वन बिन को रैन के साथ एमटेक टेक्निक को सीखना है एंड वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज में, तो वो रैन से आज प्रैक्टिस के लिए पूछता है। ऑल्दो रैन इस चीज के लिए मना कर देता है, एज रैन को कल एक सर्जरी करनी होती है एंड इसीलिए उसे अपनी एनर्जी को बचाना होता है। रैन की इस बात को सुनकर लू वन बिन थोड़ा खुश नहीं होता, जिसके बाद रैन थोड़ा आगे चला जाता है बेड नंबर 5 के पेशेंट को देखने के लिए। पीछे से लू वन बिन सोच रहा होता है, चाहे रैन कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसके अंदर अभी भी खामियां हैं, जैसे कि उसे इंसिजन करना नहीं आता है। लू वन बिन बात करता है कि कैसे रैन को इंसिजन प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड उसे अब लगता है कि रैन जो है वो अब खुद को घमंडी समझ रहा है। खैर लू वन बिन अब इस चीज को अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, एज उसे लगता है कि रैन जो है वो इंसिजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मीनिंग वो इंसिजन में बुरा है, तो अब रैन की जगह इंसिजन करने को लू वन बिन को ही मिलेगा, जो कि लू वन बिन के लिए ही बहुत अच्छा है। एंड अब वो ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगता है। खैर द नेक्स्ट डे रैन को जो सर्जरी करनी होती है वो सर्जरी के लिए तैयार हो रहा होता है। मीनवाइल डायरेक्टर वो रैन को उस पेशेंट की जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि पेशेंट 21 साल का है, उसके पास एक खुला जख्म है और उसके इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स के फ्लेक्सर टेंडन्स रप्चर हो चुके हैं एंड उसके मिडिल फिंगर के दोनों फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस रप्चर हो गए हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। खैर मैं तुम्हें कुछ टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये एक टेंडन होता है जो कि फिंगर के डिस्टल फैलेंगस यानी कि फिंगर के लास्ट पार्ट्स को फ्लेक्स करने में काम आता है। दूसरा टर्म था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये भी एक टेंडन है जो फिंगर्स के मिडल फैलेंगस को फ्लेक्स करने में मदद करता है। खैर पेशेंट के बारे में बताने के बाद डायरेक्टर वो सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें आज एक ही पेशेंट मिला है जिसे कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हो। मीनवाइल रैन नोटिस करता है कैसे पेशेंट को नोमैंस लैंड में इंजरी हो रखी है। इस एरिया को स्पेसिफिकली नोमैंस लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरिया में हैंड टेंडन्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। फर्दर नोटिस करने पर रैन को समझ में आता है कि एज अ मास्टर लेवल एमटेक यूजर उसके लिए पेशेंट की ये इंजरी बहुत ज्यादा बेसिक है एंड उसे इसकी सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद रैन जोन 2 में सर्जरी करना स्टार्ट करता है एंड वो जैसे ही पेन मांगता है वैंगजिया से, वैसे ही वैंगजिया उसे पेन दे देती है। इस साइनर्जी को देखकर रैन थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है कि उनका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इससे रैन को पता चलता है कि वैंगजिया ने उनके कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छा कर लिया है। रैन अब मार्किंग करना शुरू करता है जहाँ पर उसे कट्स लगाने होते हैं। मीनवाइल डायरेक्टर वो ये सब देख रहे होते हैं। डायरेक्टर वो रैन को कहने जा रहे होते हैं कि वो इस ऑपरेशन में इंसिजन करेंगे, एज दे नो कि रैन को इंसिजन करने में पिछली बार प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इंसिजन करना एक लोअर लेवल डॉक्टर के लिए सुपीरियर डॉक्टर्स की तरफ से एक गिफ्ट होता है, यानी कि हर सर्जरी में ज्यादातर इंसिजन लोअर लेवल डॉक्टर्स ही करते हैं एंड इसी वजह से डायरेक्टर वो रैन को ये नहीं कह पाते कि वो इंसिजन खुद करना चाहते हैं, एज उन्हें पता है कि अगर वो चाहते हैं कि रैन इंसिजन में अच्छा हो तो उन्हें रैन को प्रैक्टिस करने देना होगा। लेकिन तभी डायरेक्टर वो लू वैन बिन की तरफ देखते हैं, एज लू वैन बिन भी 3 से 4 साल तक प्रैक्टिस कर चुका होता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें लू वैन बिन को मौका देना चाहिए। एज पिछली सर्जरी में लू वैन बिन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। डायरेक्टर वो को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर लू वैन बिन समझ जाता है कि शायद डायरेक्टर उसे इंसिजन करने के लिए कहने वाला है। लू वैन बिन सोचता है कि ये बढ़िया रहेगा अगर रैन इस चीज को गिव अप कर दे, यानी कि इंसिजन ना करे, लेकिन एज लू वैन बिन ये चीज खुद नहीं कहना चाहता था, तो वो ये चीज सोचने लगता है कि क्या डायरेक्टर उसे अब ऑर्डर करने वाले इंसिजन करने के लिए। खैर लू वैन बिन को याद आता है कि रैन उसका दोस्त है एंड उसे रैन की इस जॉब को नहीं छीनना चाहिए, लेकिन पिछली बार भी रैन को इंसिजन करते दौरान प्रॉब्लम आई थी, प्लस लू वैन बिन के कल पूछने के बावजूद भी रैन ने प्रैक्टिस के लिए मना किया था, तो इस हिसाब से लू वैन बिन को लगता है कि रैन को इस इंसिजन को नहीं करना चाहिए। खैर अब क्योंकि डायरेक्टर भी लू वैन बिन को इंसिजन के लिए नहीं कहता है एंड लू वैन बिन भी खुद रैन को इंसिजन के लिए नहीं कहता है, तो लू वैन बिन सोचता है कि शायद अब क्योंकि रैन को भी खुद पता है कि वो इंसिजन करने में बुरा है, तो वो शायद खुद ही ये कह दे कि वो इंसिजन नहीं करेगा। लू वैन बिन अपनी इन फैंटेसीज में खोई रखा होता है कि तभी रैन उसे पेशेंट के हाथ को ऊपर उठाने के लिए कहता है।
इससे लू वैनबिन को पता लगता है कि रैन खुद ही इंसीजन करने वाला है। लू वैनबिन अब सोचने लगता है कि आखिर रैन हिचकिचा क्यों नहीं रहा है इंसीजन को करने के लिए, इवन दो ही मेस्ड अप इन द प्रीवियस सर्जरी। लेकिन तभी लू वैनबिन नोटिस करता है कि रैन ने बहुत ही अच्छी पोजीशन चूज की है इस बार इंसीजन करने के लिए। रैन वैंगजिया से नाइफ मांगता है, जिसके बाद वो ऑपरेशन को शुरू करता है। कुछ ही टाइम में लू वैनबिन नोटिस करता है कि रैन की टेक्निक जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है एंड उसका इंसीजन का लेवल भी बढ़ चुका है। सभी दूसरे सर्जन रैन की तरफ देखते हैं एंड उन्हें रैन की टेक्निक से पता चलता है कि रैन एक हायर लेवल डॉक्टर की तरह इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता कि रैन ऐसा कैसे कर पा रहा है, एज आज से कुछ दिन पहले तो रैन ने एक ऑपरेशन को 2 बार परफॉर्म किया था इंसीजन करके, लेकिन अब पलक झपकते ही रैन एक मास्टर बन चुका है इंसीजन में। रैन की सर्जरी के इस लेवल को देखकर डायरेक्टर वो भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एंड अब वो रैन से पूछते हैं कि क्या वो कुछ समय से इंसीजन की प्रैक्टिस कर रहा था। इस पर रैन हाँ का जवाब देता है, बहुत झूठ बोलता है कमीना आदमी। खैर, रैन के इस जवाब से डायरेक्टर वो सोचने लगते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि रैन के अंदर वो नॉलेज है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि रैन का लेवल इस प्रकार होगा। उन्हें समझ में आता है कि कोई अगर यहाँ पर ये कह देता कि रैन के आज से 3 दिन पहले का लेवल कुछ ऐसा था और आज का लेवल कुछ ऐसा है, तो वो भी उस आदमी को गाली दे देता। इसका मतलब ये है कि रैन इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ इस इंसीजन को कर रहा होता है। डायरेक्टर वो को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्टर वो सोचते हैं कि शायद रैन पहले अपनी इन स्किल्स को छुपा रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एज रैन की पिछली मूवमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि रैन जानबूझ के उस चीज को परफॉर्म कर रहा था। डायरेक्टर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एज आज रैन बिल्कुल ही एक अलग सर्जन बन चुका था कंपेयर टू 3 दिन पहले। खैर, जब ये सभी लोग शॉक्ड होते हैं तभी रैन लू वैनबिन को पेशेंट की स्किन को ऊपर उठाने के लिए कहता है, लेकिन लू वैनबिन अभी भी उन ख्यालों में होता है कि कैसे रैन ने इस इंसीजन को परफॉर्म किया है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ये सोचा कि रैन कल घमंडी बन रहा था। उसे इस चीज का भी दुख होता है कि उसने ये सोचा कि रैन की जगह वो इंसीजन करने वाला है। खैर, रैन के बताए हुए काम को करते दौरान लू वैनबिन रैन को कहता है कि अगर वो इस स्पीड से काम करेगा तो दूसरे इनएक्सपीरियंस लोगों को ऐसा लगेगा कि रैन हैक्स यूज कर रहा है एंड इसके चलते उनके जूनियर्स इस उम्मीद को खो देंगे कि वो रैन से अच्छा इस चीज को कर सकते हैं, विच विल अल्टीमेटली एंड द कॉम्पिटिशन। लू वैनबिन की बात पर डायरेक्टर वो उसे कहते हैं कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। डायरेक्टर वो अब सोचने लगते हैं कि आखिर सभी डिपार्टमेंट, पूरे हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स को आखिर क्या चाहिए। एज हमेशा से उन्हें सिर्फ रैन जैसे एक सर्जन की तलाश थी, अब क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरे कंप्लेन क्यों ही करेंगे। खैर, अब डायरेक्टर वो रैन से कहते हैं कि उन्हें सुनने में आया था कि रैन ने काफी ज्यादा पिग फीट को खरीदा था खुद के पैसों से ताकि वो सर्जिकल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके। इस पर रैन कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही सुना है। डायरेक्टर वो रैन से कहते हैं कि वो अभी भी एक इंटर्न है एंड उसे जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो इतना काफी नहीं है कि वो पिग मीट को खरीद सके। अब डायरेक्टर वो रैन को ये कहते हैं कि उसे खुद के पैसों का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसके लिए अभी एक सिमुलेशन ट्रेनिंग स्पेस को बिल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने डॉक्टर्स के स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो जितना कर सकते हैं वो अपने डॉक्टर्स के लिए उतना जरूर करेंगे। डायरेक्टर वो स्पेसिफिकली ये चीज उस सर्जन को देखते हुए बोल रहे होते हैं जिसने पिछली बार अजीब सा चेहरा बना लिया था जब रैन इंसीजन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। एंड उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मेंबर को भी अभी ये चीज पता चल जाती है कि डायरेक्टर वो स्पेसिफिकली ये चीज उसे सुनाते हुए कह रहे हैं। जिसके बाद एज वो डायरेक्टर को कुछ नहीं कह सकता था तो वो बोलता है कि डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायरेक्टर वो अब रैन को बताते हैं कि वो इस चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते कि रैन को पिग के पैर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, एज रैन के पास अभी भी एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। डायरेक्टर वो रैन को सजेस्ट करते हैं कि हालांकि रैन इन सर्जरीज में चीफ सर्जन का काम कर रहा है, लेकिन अब से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डायरेक्टर वो एंड लू वैनबिन का नाम लिखा जाएगा, जिसके बाद सर्जरी के पैसे रैन के बैंक में डाल दिए जाएंगे। डायरेक्टर वो यहाँ तक रैन को इंसिस्ट करते हैं कि वो इस चीज को मना ना करे, एज इतना मेहनत करने के लिए उसे ये सब मिलना ही चाहिए एंड इसीलिए रैन इस चीज के लिए एग्री भी कर लेता है। इस बात को सुनकर लू वैनबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड उसे लगता है कि रैन के एमटेक टेक्निक को सीखने के वजह से उसे ऐसी टेक्निक मिल रही है एंड अब वो खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो एमटेक टेक्निक को सीखेगा, विच इज नॉट ट्रू। एज डायरेक्टर वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं रैन का ट्रू पोटेंशियल।